नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के वार का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग राज्य के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। और आगे खबर में आपको प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से गरीबों, महिलाओं, किसानों पर ज्यादा फोकस करने की बात को दोहराया, इसकी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगली खबर आपको बताएंगे मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर होगी जिसमें पीड़िता बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है। कोर्ट ने सभी दोषियों की रिहाई के फैसले को पलटते हुए उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है और 2 हफ्ते में दोषियों को सरेंडर करने की मोहलत दी है। पूरी डिटेल में जानकारी दूंगी, लेकिन अगली बड़ी खबर के लिए प्रीति का रुख करते हैं। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीगंगानगर जिले की श्री करणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की धमाकेदार जीत हुई है, जहां बीजेपी से राज्य सरकार से मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी को कांग्रेस के रुपेंद्र कुन्नौर ने भारी मतों से पटकनी दी है और ऐसे में टीटी के मंत्री पद पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। विस्तार से बताएंगे आपको पूरी खबर, लेकिन चौथी बड़ी खबर के लिए रुक करते हैं आयुष का। और चौथे दिन की बड़ी खबर मालदीव की मंत्री मरियम समेत वहां के कुछ नेताओं से जुड़ी, जिन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की। इसके बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। भारत के कई सेलिब्रिटीज इसका विरोध कर रहे हैं, रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगे पूर्णिमा। और बड़ी खबर बांग्लादेश चुनाव को लेकर है, जिसमें जीत के बाद शेख हसीना की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को भविष्य के लिए प्रशिक्षित करना चाहते हैं। 2041 तक देश को विकसित करना हमारा लक्ष्य है और चौथी बार शेख हसीना लगातार बांग्लादेश की पीएम अब बनेंगी। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने जीत दर्ज कर ली है और यह भी कहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे। शेख हसीना ने इस बात को दोहराया, 1975 में भारत ने हमारी मदद की थी, इस बात को भी दोहराती शेख हसीना नजर आई हैं। बांग्लादेश चुनाव में जीत के बाद शेख हसीना ने यह कहा कि आने वाले भविष्य के लिए युवा पीढ़ी को ट्रेन करना हम चाहते हैं और आने वाले वक्त के लिए युवाओं को डेवलप करेंगे। 2041 तक देश को विकसित करना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि शेख हसीना चुनाव जीतकर चौथी बार बांग्लादेश की अब पीएम फिर से बनेंगी और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने जीत दर्ज कर ली है। इससे पहले बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा की तस्वीरें भी देखने को मिली थी, लेकिन बहरहाल शेख हसीना की पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है, जिसके साथ ही चौथी बार शेख हसीना पीएम पद अब संभालेंगी, जिसमें भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, इसको दोहराया शेख हसीना ने। You know, India is a great friend of Bangladesh. 1971, they supported us, and also 75, they gave shelter to us, me and my sister and myself, and also other family members. So India, we consider our next door neighbor, and we have many problems, but we solve it through bilaterally. So I really appreciate that with neighbor we have wonderful relationship. प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों से बात करते हुए कहा, समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार खुद पहुंच रही है। यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है कि कोई भी हकदार सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है, सपनों, संकल्पों और भरोसे की यात्रा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन पहले ही यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए और इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना अपने आप में अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार खुद पहुंच रही है, उससे अपनी योजनाओं से जोड़ रही है और कई बार जागरूकता की कमी से या दूसरे कारणों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों तक पहुंचना हमारी प्राथमिकता है। पहुंचा है। 2024 का साल शुरू हो चुका है। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जरा भूमिका जी, मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, आपके बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम भूमिका भुआरे है। मैं ग्राम भानबेड़ा, तहसील भानु प्रतापपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ के रहने वाली हूँ। आप करती क्या हैं? परिवार में कौन है? आपका काम क्या है, बताइए ना। मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरे माँ, पापा और मेरा एक भाई है। मान्यवर प्रधानमंत्री मोहिद्दीन जी नमस्ते। नमस्ते सर। मान्यवर प्रधानमंत्री तो मोहिद्दीन गारू बोलो सर। बोलो सर। हाँ बताइए मोहिद्दीन जी, आप कैसे हैं? जरा आपके बारे में मैं जानता चाहता हूँ और पैक्स के बारे में भी कुछ बताइए। सोया जी और मिजोरम के जो भी लोग आज मेरे सामने बैठे हैं और देश भर के किसान भी सुन रहे हैं, और मैं जरूर कहना चाहूंगा सोया जी
आज लाखों किसान केमिकल फ्री फार्मिंग से जुड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप इतने दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट में से भी इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इस प्रकार की खेती हमारे स्वास्थ्य के साथ ही धरती माता के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। तो लाभार्थियों से प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी का ये संवाद, सांसद विधायक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। किसानों के लिए कर रहे हैं काम, प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही किसानों को मिल रहे योजनाओं का लाभ लोगों का जीवन सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। पीएम की तरफ से कहा गया, देश को विकसित बनाना हमारा संकल्प है। कब से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, ये भी आपको बता दें। 15 नवंबर 2023 को कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पीएम ने नियमित रूप से लाभार्थियों से बातचीत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 4 बार कर चुके हैं संवाद। वाराणसी यात्रा के दौरान भी बातचीत की थी और 2 दिनों तक की लाभार्थियों से ये बातचीत उनकी होती रही। देश भर में विकासशील भारत संकल्प यात्रा सरकार की तरफ से देश भर में चलाई जा रही है। ये यात्रा योजनाओं के लाभ का पता लगाने के लिए यात्रा निकाली गई है। समयबद्ध तरीके से लाभ मिल रहा है या फिर नहीं, ये इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा में भाग लेने वालों की संख्या 10 करोड़ को पार हो गई है, जो यात्रा के शुभारंभ से 50 दिनों के भीतर पहुंची है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए आरएसएस वीएचपी के साथ आए सरकारी विभाग। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहली बार सरकारी विभाग और हिंदू संगठन साथ आ गए हैं। इसके अलावा समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के सभी विभाग सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आपको ये बता दें कि आरएसएस और वीएचपी ने प्राण प्रतिष्ठा के 10 दिन पहले से ही देश भर में 5 लाख मंदिरों तक पहुंचने की योजना बनाई है। देश भर में अक्षत वितरण के साथ ही 22 जनवरी को स्थानीय मंदिरों में इकट्ठा होने के लिए योजना बनाई गई है और कई कार्यक्रमों के बीच वैदिक अनुष्ठान और भजन कीर्तन आयोजित करने की अपील भी जारी कर रहे हैं। और बड़ी खबर, अदानी ग्रुप की सीमेंट क्षेत्र में बड़ी डील। एसीसी ने एशियन कंक्रीट्स एंड सीमेंट्स को खरीद लिया है। साल 2024 की पहली बड़ी खरीदारी है ये। एसीसी के बोर्ड ने 425.96 करोड़ में एशियन कंक्रीट्स एंड सीमेंट्स के साथ बची हुई 55% हिस्सेदारी के लिए सौदे को मंजूरी दी। साल 2024 गौतम अदानी के लिए खासा फायदे वाला साबित हो रहा है। उनकी नेटवर्थ जो है 94.5 अरब डॉलर पर पहुंच गई है और वो दुनिया के 14वें सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। खास बात यह है कि साल तक उन्होंने 10.2 अरब डॉलर की कमाई की, जो अन्य अरबपतियों से कहीं ज्यादा है। अब एसीसी के पास आया पूरा स्वामित्व। ₹1500 कारोबारियों को 1.45 लाख करोड़ का जीएसटी नोटिस। आईटीसी के नाम पर 44,000 करोड़ के फर्जीवाड़े का भी खुलासा। जीएसटी अधिकारियों ने फर्जी पंजीकरण के खिलाफ अभियान चलाया। दिसंबर 2023 तक 8 महीने में 44,015 करोड़ रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों में शामिल 29,273 फर्जी कंपनियों का पता लगाया गया। जीएसटी को लेकर करीब 1500 कारोबारियों को 1.45 लाख करोड़ का नोटिस मिला है। ये नोटिस वित्तीय वर्ष 2018 के लिए वार्षिक रिटर्न और इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों में विसंगतियों को लेकर दिया गया है। ये नोटिस दिसंबर में भेजा गया है। असल में 31 दिसंबर 2023 तक टैक्स विसंगतियों को करेक्ट कर फाइलिंग करने की डेडलाइन थी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1.45 लाख करोड़ रुपए के नोटिस में जुर्माना और ब्याज भी शामिल है। साल 2017-18 में कुल 72.5 लाख जीएसटी रिटर्न फाइल हुए थे।
वहीं एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई तेज होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर को विशेष अदालतों को निर्देश पारित किया है। आदेश में कहा गया है कि नामित अदालतें जहां तक संभव हो ऐसे मामलों को सप्ताह में कम से कम एक बार सूचीबद्ध करेगी। यदि किसी गवाह की जिरह चलती है तो मामले में ऐसे गवाह की गवाही समाप्त होने तक दिन प्रतिदिन के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 नवंबर को एक रिट याचिका में नामित अदालतों को निर्देश जारी किए। नामित अदालतें पहले सांसदों और विधायकों के खिलाफ मौत या आजीवन कारावास की सजा वाले आपराधिक मामलों को प्राथमिकता देगी। इसके बाद 5 साल या उससे अधिक कारावास की सजा वाले मामलों को प्राथमिकता देनी होगी। शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि ट्रायल कोर्ट दुर्लभ और बाध्यकारी कारणों को छोड़ करके मामलों को स्थगित नहीं करेगी। अदालतों को मिले इस निर्देश से लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव समेत कई विपक्षी नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भ्रष्टाचार के मामले का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए अदालतें मामले को 1 सप्ताह से अधिक स्थगित नहीं करेगी और इसके बाद स्पेशल कोर्ट ने साप्ताहिक तारीखें देना शुरू कर दिया है ताकि मामलों के अंतिम फैसले में कोई देरी ना हो। हिमाचल प्रदेश के दिवंगत सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में भी तेजी आ सकती है। आरोप तय हो चुके हैं और दोनों पक्षों की ओर से विशेष अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एक अन्य मामला आरजेडी सांसद ईडी सिंह के खिलाफ है, जिन पर ईडी ने कथित उर्वरक सब्सिडी घोटाले में मामला दर्ज किया है। अन्य मामले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप नेता संजय सिंह के खिलाफ है। आगरा में एसएचओ समेत 18 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आगरा में करोड़ों की जमीन पर कब्जे के लिए फर्जी मुकदमे लिख एक परिवार को जेल भेजने में जगदीशपुरा पुलिस फंस गई है। पुलिस आयुक्त के आदेश पर पीड़ित परिवार को जेल भेजने के मामले में एसएचओ समेत 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने अपर पुलिस आयुक्त के ऑफिस में गुहार लगाई थी, जिसके बाद जांच में पूरा मामला सामने आया। दरअसल पुलिस ने 26 अगस्त को गांजा बेचने के फर्जी मुकदमे में 3 लोगों को जेल भेज दिया था। और बड़ी खबर, कजन भाई बहन को समझ लिया कपल, 3 घंटों तक बेरहमी से पीटा, 9 गिरफ्तारियां हुई। युवती ने अपने रिश्तेदार को फोन भी किया और समझाने के लिए कहा कि वो कजन है। घटना कर्नाटक के बेलगावी की है। कुल 17 लोगों पर मारपीट के आरोप लगे। रिपोर्ट के अनुसार कजन भाई बहन कर्नाटक सरकार की युवा निधि में आवेदन देने के लिए बेलगावी आए थे। सर्वर में परेशानी के चलते देर हो रही थी, जिसके बाद दोनों पास की झील के पास गए। फोर्ट लेक के पास कुछ लोगों ने कपल समझ लिया और घसीट कर शेड में ले गए। यहां दोनों के साथ करीब 3 घंटे तक मारपीट होती रही। अंतिम संस्कार के 3 महीने बाद जिंदा घर आया मृत व्यक्ति। एक व्यक्ति जिसे 3 महीने पहले आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया था, वो जिंदा लौट आया। अक्टूबर 2023 में इसके कथित मौत के बाद शव की पहचान करने के बाद गांव में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। बैसीला पायरस नाम के एक शख्स ने उस मृतक मिलाग्रिस के कोर्ट ठाणे में भीख मांगते हुए देखा। मिलाग्रिस को देखकर पायरस एकदम चौंक गए थे, जैसे कि वो किसी भूत को देख रहे हों। एक एनजीओ की मदद से उसकी पहचान की पुष्टि के लिए आगासैम पुलिस के साथ उसकी तस्वीर साझा की गई।
19 सितंबर 2023 को लापता हो गया था और अगासैम पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज की गई थी। 7 अक्टूबर 2023 को एक शव मिला जिसकी पहचान मिलाग्रेस के तौर पर उसके परिजनों ने की थी। मार्कोस के चचेरे भाई ने हाथ पर बने टैटू के कारण सबसे पहले शव की पहचान की और उनकी पत्नी बेटे के साथ टैटू वाली तस्वीर को साझा किया। पुलिस ने मिलाग्रेस की पत्नी और बेटे को एक बार फिर से गोवा बुलाया और व्यक्ति की पहचान की फिर से पुष्टि की गई। अब पुलिस उस मामले की जांच में जुटी है जिसमें मिलाग्रेस के बदले किसी और का शव बरामद हुआ था। मिलाग्रेस की तरह समान दिखने वाले मृत की पहचान करना पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देहरादून और मसूरी में तेंदुओं का आतंक दिखा है। देहरादून और मसूरी के बीच स्थित सिंगली गांव में पिछले दिनों एक बच्चे पर तेंदुए ने हमला बोल दिया। तभी से आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। गांव में लोगों का दैनिक जीवन इससे प्रभावित होने लग गया है। गांव में बुजुर्ग ने दहशत के चलते बाहर निकलना भी कम कर दिया और बच्चों को भी शाम 4 बजे के बाद घरों में कैद होना पड़ रहा है। वहीं वन विभाग स्थिति की निगरानी इस वक्त कर रहा है और प्रभावित क्षेत्रों में 13 दिन से गश्त लगातार जारी है। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटमा, बने रहिए हमारे साथ। प्रस्तुत करता है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर।